एसपी मैडम विधवा महिला का भेष बनाकर थाने में जाती हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहां का जो दरोगा होता है वह जैसे इतनी खूबसूरत विधवा महिला को देखता है तो उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और तरह तरह की बातें उसे कहने लगता है। इसके बाद एसपी मैडम उसके साथ कुछ ऐसा करती हैं जिसके बारे में उस दरोगा ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इससे आगे और क्यों एसपी मैडम वहां पर विधवा महिला का भेष बनाकर गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक पिछड़े हुए गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है संध्या। संध्या का गांव काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और इसके बाद वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करती रहती है। संध्या पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और उसके माता पिता भी उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन समाज वाले ये कहा करते हैं उसके पिता से कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना ठीक नहीं है, इनकी जल्द से शादी करवा देनी चाहिए और शादी के बाद ये अपना घर बसाएं तो ही अच्छा होता है। इसके बावजूद भी जो संध्या के माता पिता होते हैं वह अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा रहे थे, क्योंकि बेटी उनसे बार बार कहा करती कि पिताजी मुझे पढ़ना है, तो वह अपनी बेटी की बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे करके संध्या 12वीं क्लास कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जब तक उसने 12वीं क्लास कंप्लीट की थी तो तब तक समाज वालों ने उसके माता पिता पर काफ़ी ज़्यादा जोर डाला था और इस जोर के चलते जो माता पिता होते हैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटी मना भी करती है कि पिताजी मुझे आगे पढ़ाई करनी है और पढ़ लिख कर को बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन माता पिता कहते हैं कि बेटी अब समाज वाले तरह तरह की बातें कहने लगे हैं और अगर ज़्यादा हमने समाज की बात नहीं मानी तो उसके बाद ये हमें समाज से निकाल भी सकते हैं। यह बात सोचकर जो बेटी होती है वह भी चुप रह जाती है और इसके बाद संध्या के पिता संध्या की एक गजेंद्र नाम के लड़के से शादी करा देते हैं, जो कि पास ही के गाँव का रहने वाला था और वहाँ से शहर की एक कंपनी में काम किया करता था। इसके बाद जो संध्या होती है उसकी गजेंद्र से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह गजेंद्र के साथ दुल्हन बनकर उसके घर में रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसके जो सास ससुर होते हैं और साथ में जो उसका पति होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार थे और वह संध्या को बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर रखा करते हैं। हालांकि ये गाँव भी पिछड़ा हुआ है, यहाँ भी लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा गौर नहीं दी जाती, लेकिन जो संध्या के ससुर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ऊपर से जो गजेंद्र है वह भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही इस कंपनी में काम किया करता है। अब जैसे संध्या के बारे में उन्हें पता चलता है कि ये पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है और अपना नाम रोशन करना चाहती है, तो उसके बाद जो संध्या के सास ससुर होते हैं वह अपने बेटे से उसकी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगते हैं और उसे बता देते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी अगर पढ़ना लिखना चाहती है तो उसे शहर में ले जाकर अच्छी तरह से पढ़ा लिखाओ, क्योंकि अगर अच्छी तरह से पढ़ गई तो हमारा ही नाम रोशन होगा और गांव के लिए एक अलग मिसाल कायम हो जाएगी। अगर यहाँ पर रहकर हम इसको पढ़ाएंगे तो गांव वाले तरह तरह की उंगलियां उठाएंगे और वहाँ पर चुपचाप तुम इसे पढ़ा लेना, क्योंकि सास ससुर को भी पता चल गया था कि बिटिया का पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन है, तो इसी वजह से वो ये सब कुछ कह रहे थे। तो उसके बाद जो गजेंद्र होता है अपनी पत्नी संध्या को अपने साथ शहर में ले जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था और वहीं पर रखने लगता है। संध्या शहर में रहने लगती है और पति जब उसे पढ़ने लिखने के पूछता है तो वो कह देती है कि हाँ जी मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, अगर आप मुझे पढ़ा दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद जो गजेंद्र होता है वह अपनी पत्नी को ग्रेजुएशन में एडमिशन दिला देता है, लेकिन उसने डिस्टेंस एजुकेशन से उसे ग्रेजुएशन करवाई थी। कहा था कि पेपर देने के लिए चला जाना, बाकी अगर वैसे तुम रेगुलर जाओगी तो गांव में किसी को पता चल जाएगा और चारों तरफ लोग माता पिता का जीना हराम कर देंगे। संध्या भी इन सभी बातों को समझती है और उसके बाद वह अपनी ग्रेजुएशन करने लगती है। वह कॉलेज तो बहुत कम जाया करती, जब कभी कभार कोई एग्जाम हुआ करता जब ही जाया करती, लेकिन घर पर अच्छी तरह से रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई किया करती है। हालांकि गजेंद्र ने उसका एडमिशन रेगुलर से ही कराया था और घर पर रहकर उसे पढ़ाई करने के लिए कह दिया था। जहां पर उसका एडमिशन था वहां पर कॉलेज में बात कर ली थी कि मेरी पत्नी बहुत कम कॉलेज आएगी और तुम्हें उसका रेगुलर में ही नाम रखना होगा। इसके बाद कॉलेज वाले भी मान जाते हैं और संध्या घर पर रहकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो गजेंद्र और संध्या हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। इसी प्यार के चलते गजेंद्र ने अपनी पत्नी का एडमिशन कराया था और पत्नी भी गजेंद्र की हर बात का माना करती और उसके माता पिता का आदर किया करती। धीरे धीरे संध्या की जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाती है और जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। अब जैसे गजेंद्र को पता चलता है कि उसकी पत्नी यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है तो वह भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि
चिंता मत करो, चाहे जितना भी पैसा लग जाए, लेकिन तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी होगी और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। इसके बाद संध्या भी और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है अपने पति की इन बातों से, और उसके बाद जो संध्या होती है वह दिन रात एक करके यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। पहले साल तो घर से ही वो पढ़ाई करती है, लेकिन घर से उसका कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसके बाद जो गजेंद्र होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को कोचिंग दिलाई जाए, और कोचिंग दिलाने के लिए वो वहाँ से उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ से कोचिंग सेंटर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था, क्योंकि यहाँ पर भी वो किराए के मकान में रह रहे थे, तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर अब संध्या उस कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने के लिए जाया करती, क्योंकि उसके आसपास के गांव तक का कोई लड़का या लड़की वहां पर नहीं पढ़ा करता था, और इसी वजह से जो गजेंद्र होता है उसको कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए भेजने लगता है। संध्या कोचिंग करने लगती है, और इस बार जैसे उसका टेस्ट आता है तो एक बार में ही वो प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों को क्वालिफाई कर देती है, और बहुत ही अच्छी रैंक उसे प्राप्त होती है। वह एक आईपीएस ऑफिसर बन गई थी, और जैसे ही गजेंद्र को ये बात पता चलती है तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है, और वह इस खुशखबरी को अपने माता पिता को भी बताता है। इधर जो गजेंद्र के माता पिता हैं वह जैसे ही सुनते हैं कि उनके बेटे की पत्नी जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर बन गई है, तो उन्हें भी इस बात की बड़ी खुशी होती है, लेकिन अभी अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि ये गाँव वालों को दिखाना चाहते हैं कि जिस शिक्षा से ये लोग अपनी बच्चियों को दूर रख रहे हैं उस शिक्षा के अंदर कितनी पावर है। यही सोचकर वो लोग गाँव में किसी को भी इस बारे में नहीं बताते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो संध्या है वह अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है, और जैसे उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में होती है तो उसके बाद होली के समय पर जो संध्या है वहाँ से वापस लौटती है, वहाँ से अपने गांव आती है होली मनाने के लिए। और जैसे ही वो गांव में आती है तो इस बार जो संध्या के सास ससुर हैं वो सभी लोगों को बता देते हैं कि उनके बेटे की पत्नी एक बहुत बड़ी अधिकारी बन गई है, और वो भी पढ़ाई लिखाई की वजह से, जिस पढ़ाई लिखाई से गांव वाले अपनी बच्चियों को दूर रखा करते हैं। यह बात सुनकर कुछ गांव वाले तो इस बात से खुश होते हैं और संध्या की बड़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि परंपराओं से जुड़े हुए होते हैं, और वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो लोग इस बात को सुनकर बड़े ही परेशान होते हैं। वहीं पर जब होली के टाइम पर वो लोग वहां पर आते हैं तो संध्या अपनी एक पड़ोस की ही सहेली से मिलने के लिए जाती है। दरअसल उसके गांव की ही लड़की की शादी उसके पड़ोस में हो रखी थी, और वो यहीं पर रहकर चूल्हा चौका देखा करती थी। और जब भी कभी संध्या, यानी कि जब से उसने तैयारी की है, पढ़ाई लिखाई कर रही है और अपने पति के साथ शहर चली गई है, वहां से जब भी वापस अपने गांव में आया करती, यानी कि अपने ससुराल में आया करती, तो वह अपनी उस सहेली से मिलकर जरूर से जाया करती। लेकिन जैसे इस बार वो उससे मिलने जाती है तो वो देखती है कि उसकी सहेली सुनीता, जिसके पति की बीमारी के चलते मौत हो गई है, और मौत के बाद वो घर के अंदर काफी ज्यादा मायूस बैठी रही है। होली के टाइम पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो संध्या को देखती है तो देखने के बाद अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती है और संध्या को अंदर बुलाकर उसका वेलकम करती है। सुनीता के 2 बच्चे हैं, जो कि दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ा करते हैं, और वह अकेली ही उनका पालन पोषण कर रही है। इसके बाद जब संध्या उससे पूछती है इन सब चीज़ों के बारे में, तो वह उसे बताती है कि इस तरह से पति की तबीयत खराब हो गई थी और बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई है, और उसके बाद मैं पूरी तरह से अकेली रह गई हूँ। उसके सास ससुर ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, वह छोटे भाई के साथ रहा करते थे, न जाने किस वजह से वह उससे नाराज रहने लगे थे। संध्या उसे सहारा देती है और कहती है कि सुनीता कोई बात नहीं, जिंदगी है, जिंदगी ऐसे ही जी जाती है और कोई परेशानी नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। लेकिन तभी जो सुनीता होती है उसकी आंखें एकदम से नम हो जाती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है संध्या के गले लगकर, और यह बात देखकर संध्या पूरी तरह से हैरान हो जाती है। सोचने लगती है कि ऐसा क्या हो गया, अभी तो ये बड़ी अच्छी भली थी, लेकिन इन बातों को सुनते ही ऐसा ये क्यों कर रही है। तो उसके बाद संध्या उसे सबसे पहले चुप कराती है और उसे पानी पीने के लिए देती है। जैसे ही सुनीता पानी पी लेती है तो वह उससे पूछती है कि सुनीता आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो उसके बाद जो सुनीता होती है वह अपनी एक ऐसी बात उसे बताती है जिसे सुनने के बाद संध्या को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि कह तो तुम ठीक रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और पुरानी बातों को याद नहीं किया करते, लेकिन ये जमाना मुझे ऐसे नहीं रहने देगा, बार बार मुझे परेशान किया करता है। तो संध्या पूछती है कि वो कैसे। तो वो बताती है कि कुछ दिनों पहले मेरे घर में चोरी हो गई थी और जब मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने में गई तो यहाँ के थानेदार ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और ना ही मेरी रिपोर्ट लिखी। इस बात को देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए वहाँ से वापस तो आ गई, लेकिन उस थानेदार को बिल्कुल भी मुझ पर तरस नहीं आया और ना ही उसने मेरी
चोरी की रिपोर्ट लिखी। अगर वो चाहते तो चोर को पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार करके मुझे वहां से भेज दिया। ऐसा कहकर सुनीता फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और संध्या एक बार फिर से उसे चुप कराती है। इसके बाद वह पूरी बात को डिटेल में पूछती है और पूछने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ के थाने का जो दरोगा है वो दरोगा अपने आप को ही सरकार समझता है और अपने आप में ये समझता है कि मुझसे आगे कोई भी नहीं है और मैं सबके ऊपर हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और उन लोगों के ऊपर वो अच्छी तरह से शासन किया करता है, कोई भी उसके सामने आवाज़ नहीं उठाया करता है। इसी के चलते जब भी कोई अकेली महिला थाने में जाया करती है तो वह उसके साथ छेड़खानी भी किया करता है और इसी छेड़खानी का शिकार जो सुनीता थी वो हो गई थी। इसके बाद संध्या कहती है कि बहन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और उस दरोगा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद जो संध्या होती है 2-3 दिन वहीं पर बिताती है और वहां से वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है ड्यूटी करने के लिए। लेकिन बार बार उसके दिमाग में वो बातें घूम रही थी जो कुछ उसकी सहेली के साथ हुआ था और वह अपनी सहेली को न्याय दिलाना चाहती थी। इसी वजह से जो संध्या होती है एक दिन वहां से सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट में आती है और यहाँ के एसपी साहब से मिलती है। खुशकिस्मती से यहाँ के जो एसपी साहब थे वह भी एक महिला ही थी और जैसे ही संध्या उन्हें पूरी बात बताती है तो उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर अभी के अभी उस दरोगा को डांटूंगी। लेकिन तभी जो संध्या होती है वहाँ की एसपी मैडम से मना कर देती है और कहती है कि नहीं मैडम, ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप और मैं दोनों एक साथ जाएंगे और उसे पता होगा कि हम लोग ऐसे हैं तो वो ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसके लिए हमें एक प्लान बनाना होगा और उस प्लान के तहत ही उस दरोगा को फंसाया जा सकता है। इसके बाद वहाँ की एसपी मैडम उससे पूछती हैं तो संध्या पूरा के पूरा प्लान उन्हें समझा देती है और समझाने के बाद जो वहाँ की एसपी मैडम होती हैं वह भी इस प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। संध्या के कहे अनुसार सभी चीज़ों का अरेंजमेंट उन्होंने करा दिया था और इसके बाद जो संध्या होती हैं वह एक विधवा महिला की तरह थाने में रपट लिखवाने के लिए शाम के समय पहुंच जाती हैं। अक्सर शाम के समय वह दरोगा शराब पी लिया करता था और जैसे संध्या वहां पर जाकर अपनी समस्या दरोगा को बताती है तो उसके बाद दरोगा पहले तो संध्या को देखता ही रह जाता है, क्योंकि संध्या देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और जब वह बताती है कि मैं अकेली हूँ, असहाय हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, आप लोग मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो इसके बाद दरोगा को ये बात भी समझ में आ जाती है कि ये इस दुनिया में अकेली है, तो उसके बाद वह उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और उसके साथ धीरे धीरे छेड़खानी करने लगता है। पहले तो उससे इधर उधर की उल जलूल बातें करता है, लेकिन उसके बाद भी जब बात नहीं बनती है तो वह उसे हाथ लगाने लगता है। लेकिन जैसे ही दरोगा संध्या को हाथ लगाता है तो संध्या एक आईपीएस की ट्रेनिंग ले चुकी थी तो उसको पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है। वह फटाक से एक जोरदार चाटा दरोगा को जड़ देती है और जैसे दरोगा को चाटा जड़ा गया था तो उसके बाद दरोगा को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह उसे धमकाने लगता है। लेकिन तभी जो संध्या होती है अपना आई कार्ड निकालती है और उसके सामने कर देती है। यहाँ पर संध्या ने अपने कपड़ों में एक हिडन कैमरा भी लगा रखा था, जिस कैमरे की रिकॉर्डिंग यहाँ की एसपी साहिबा देख रही थी। जैसे उसने दरोगा को चाटा मारा था तो उसके बाद वह एसपी साहिबा पूरी के पूरी टीम को लेकर उस थाने में आ जाती हैं और उस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जो वहाँ के एसपी मैडम होती हैं जैसे दरोगा उसे देखता है तो एकदम से उसके पैर कपकपाने लगते हैं और इधर जो संध्या होती है वह उस हिडन कैमरे को निकालकर एसपी मैडम से कहती है कि मैडम इतना सबूत तो काफ़ी रहेगा ना इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। तो एसपी मैडम कहती है कि हाँ मैडम, इतना सबूत काफ़ी रहेगा इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। इसके बाद दरोगा एकदम से संध्या के पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन संध्या उसे धक्का देकर गिरा देती है और कहती है कि तुम माफ़ी के लायक तो हो ही नहीं, तुम्हें तो सज़ा ज़रूर से मिलनी चाहिए। दरअसल तुमने जो कुछ भी मेरी सहेली के साथ किया था वैसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम होता है लोगों की रक्षा करना, ना कि उनका फ़ायदा उठाना। वो तुम्हारे पास आई थी तो वो बेचारी परेशान थी और तुम्हें परेशानियों को फ़ायदा उठाना लग रहा है ना, तो इसी वजह से अब तुम इस चीज़ को भुगतो जो कुछ भी तुमने किया है। दरोगा बार बार उन दोनों से माफ़ी मांगता रह जाता है, लेकिन दोनों के दोनों एसपी साहिबा उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करती हैं। इसके बाद ये खबर जो उन्होंने दरोगा के साथ किया था ये पूरे गांव में फैल जाती है और जब गांव वालों को पता चलता है कि हमारे यहाँ की बहू ने इस तरह से दरोगा को सबक सिखाया है तो उसके बाद गांव में संध्या की चर्चा होने लगती है और लोग इस भ्रांति को ख़त्म कर देते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि संध्या भी एक लड़की थी और शादी होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इतना बड़ा कारनामा कर दिखा दिया। इस बात की खबर जैसे सुनीता को लगती है तो उसे भी इस बात की बड़ी खुशी होती है और जैसे ही इस बार संध्या
उसके पास जाती है तो वह उससे बहुत बहुत धन्यवाद करती है, कहती है कि बहन तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिल गया। और इसके बाद जो संध्या होती है वहाँ की एसपी साहिबा से कहकर उसके घर में जो भी जेवर या कोई कीमती सामान चोरी हुआ था उसके चोर को भी पकड़ लेती है और उससे पूरे के पूरे पैसों की वसूली भी कर ली जाती है। सुनीता इस बात से बड़ी खुश होती है और इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और इधर ये खबर जब अखबार में छपती है कि संध्या नाम की महिला एसपी ने एक दरोगा को ऐसे ऐसे सबक सिखाया है, तो ये खबर उसके गांव तक भी पहुंच जाती है। और गांव के वो लोग जो समाज की दुहाई देकर बेटियों को पढ़ाने से रोका करते थे, उनके चेहरे पर एक करारा तमाचा होता है, क्योंकि जैसे ही ये खबर संध्या के पिता तक पहुंचती है, उसकी माँ तक पहुंचती है, तो वो लोग इस बात का ढंढोरा पीट देते हैं कि ये है हमारी बेटी और ये होती है पढ़ाई की ताकत। इस वजह से ये बात पूरे गाँव में फैल गई थी और जो लोग संध्या के पिता को संध्या को पढ़ाने से मना किया करते थे, वो लोग संध्या के पिता के पास आते हैं और उनसे हाथ जोड़कर उन बातों के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि भाई हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बेटी की तरह अगर हम अपनी बेटियों को भी पढ़ाते तो वो भी समाज में अपना अस्तित्व कायम कर पाती, लेकिन हम लोगों ने अपनी बेटियों के साथ तो बुरा किया ही किया, लेकिन तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। इसके बाद संध्या के पिता भी उन्हें माफ कर देते हैं और अब जो गांव के अंदर है पूरी तरह से धारणा चेंज हो जाती है। जो लोग पहले अपनी बेटियों को पढ़ाने से कतराया करते थे, वो लोग ही अपने बच्चों से कहा करते हैं कि बच्चियों को अच्छे से शिक्षा दिलानी चाहिए ताकि वे पढ़ लिख कर एक बड़ा मुकाम हासिल कर सके और जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। यह खबर लौट कर संध्या तक भी पहुंच जाती है और संध्या जब इस बात को सुनती है अपने ऑफिस में बैठी बैठी, क्योंकि उसके पिता का फोन उसके पास आया था, तो वह मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि चलो मेरी वजह से कम अब गांव के कुछ बच्चियों को तो शिक्षा मिल ही जाएगी। जो पहले चली गई हैं उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके बाद तो गाँव में शिक्षा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल के समय जो संध्या है वह अपने पति गजेंद्र के साथ अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रही है और उसने अपने पति गजेंद्र का वो काम छुड़वा दिया है और उसके लिए एक अच्छा सा रोजगार तैयार करवा दिया है, जिस रोजगार से वह अच्छे खासे पैसे कमाया करता है और दोनों पति पत्नी खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। अब तक संध्या को 2 बच्चे हो चुके हैं, एक लड़का है बड़ा वाला और छोटी लड़की है जिसकी उम्र फिलहाल 4 साल है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें बहुत ही अच्छे कमेंट भेजा करते हैं और जिनके कमेंट हमारे दिल को छू जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है रामलाल जी का। रामलाल जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी ज़्यादातर हर वीडियो पर अपना कमेंट छोड़ने के लिए। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह से हम पर बनाए रखें और हम आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। दूसरा नाम आता है सुमित्रा वर्मा जी का, जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ज़्यादातर हर वीडियो पर अपना कमेंट भेजा करती हैं। सुमित्रा वर्मा जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है मोहम्मद शाहनवाज जी का। मोहम्मद शाहनवाज जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है रमेश चंद जी का। रमेश चंद जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। पांचवा नाम आता है सुमन जी का। सुमन जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। अगला नाम आता है निर्मला जी का। निर्मला जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। सबसे लास्ट और आखिरी नाम है सूरज कुमार जी का। सूरज कुमार जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आपके नाम भी आ जाएंगे और आप लोग इसी तरह से हमें अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।